अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV सुप्रीम कोर्ट बड़ी खबर आइनी बेंच ने आज मखसूस नशस्तों के हवाले से मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तों की इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस जारी कर दिए हैं तमाम फ़रीक़ैन को। यानी वो फ़रीक़ैन में PTI भी शामिल होगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी शामिल होगी, दीगर सियासी जमातें भी शामिल होंगी। ये नोटिस तो जारी हुए मगर बड़ी खबर यह है कि 13 रुकनी आइनी बेंच के अंदर 2 जजों ने नोटिस जारी करने के बगैर ही जो नज़रसानी दरख्वास्तें थी उनको ख़ारिज करने का हुक्म दिया है। यानी कि 13 जजों में से 11-2 की अक्सरियत से नोटिस जारी हुए हैं, मगर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इब्तदाई समाअत के बाद इन नज़रसानी दरख्वास्तों को ख़ारिज करने का हुक्म दिया है। अब सूरत हाल ये है कि ये नज़रसानी दरख्वास्तें अब कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं और चूँकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो हैं वो अपना माइंड दे चुके हैं कि ये दरख्वास्तें नज़रसानी के काबिल नहीं हैं और नज़रसानी का जो स्कोप है, जो दायरा कार है, वो वैसे भी बड़ा महदूद होता है, ये अपील की तरह नहीं होता। तो इसलिए कल जब 13 रुकनी बेंच बैठेगा तो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो कि इन दरख्वास्तों को ख़ारिज कर चुके हैं, वो यकीनी तौर पे इस बेंच की कार्रवाई में तो हिस्सा लेंगे, मगर शायद वो दोबारा 13 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ऊपर अपना कोई फ़ैसला नहीं देंगे। वो अपनी राय को महफूज भी कर सकते हैं क्योंकि वो राय दे चुके हैं कि ये नज़रसानी की दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं। और आज जो इब्तदाई दलाइल हुए उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से बैरिस्टर हारिस अज़मत पेश हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एडवोकेट सिकंदर बशीर ने मुख्तसर दलाइल दिए और उन दलाइल के बाद जो है आज 13 जजों में से 11 जजों ने इब्तदाई समाअत के लिए जो नज़रसानी दरख्वास्तें थी उनको मंजूर किया है और उसके बाद 2 जजों ने उनको ख़ारिज किया है। एक और बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फ़ैसले पर अमल दरामद करना था 12 जुलाई 2024 के फ़ैसले पे, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80 से ज़ायद मखसूस नशस्तें भी मिलनी थी। तो चूँकि उन्होंने इस फ़ैसले पर अमल नहीं किया तो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें PTI की तरफ से दायर की गई थी, उन तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पे भी आज नोटिस जारी हो गया है। और ये नोटिस जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फ़ैसले पर अमल तो किया नहीं और यहाँ पे उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी थी। तो ये इस नोटिस के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अब जवाब मांगा गया है, कमेंट मांगे गए हैं, रिप्लाई मांगे गए हैं। हम इसको तौहीन अदालत का नोटिस तो शायद इस मरहले पर नहीं कह सकते, मगर एक सादा नोटिस जारी हुआ है जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इन इल्ज़ामात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब मांगा गया है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है ये 13 जजेस के सामने ही मुकर्रर किया गया है और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हद तक जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी वो यकीनी तौर पे उस पर अपना फ़ैसला भी दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में हुई है और ये एक तवील अरसे से ये 12 जुलाई 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था मखसूस नशस्तों के हवाले से, यही वो फ़ैसला था जिसने पाकिस्तान की सियासत और अदालत का रुख मोड़ दिया था। क्योंकि अगर ये 80 से ज़ायद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती तो शायद आज ये PDM की शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ना होती। तो इसी हवाले से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो 12 जुलाई के PTI को नशस्तें देने मखसूस नशस्तें देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दायर की थी और एडवोकेट फ़ारूक एच नाइक ने जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने आज दलाइल देने थे मगर आज वो पेश नहीं हुए। मगर उनकी तरफ से एक जूनियर वकील पेश हुआ और कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़ारूक एच नाइक आज उन्होंने दलाइल देने थे मगर वो आए नहीं हैं। ताहम उस जूनियर वकील ने कहा कि उनको हदायत हैं कि नून लीग जो भी दलाइल देगी इन मखसूस नशस्तों के केस में
तो पीपल्स पार्टी उन दलाइल को मनोअन एडॉप्ट करेगी, यानी अपना लेगी। तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त नून लीग के पीछे पीछे चल रही है मखसूस नशस्तों के इस केस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो पहला फ़ैसला था उसमें नून लीग और पीपल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों को वो मखसूस नशस्तें दे दी थी जिन पे बाद में 12 जुलाई के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पीटीआई को जानी है और जिस फ़ैसले पे अमल नहीं हुआ था। तो आज की जो समाअत है उसकी कार्रवाई भी बड़ी दिलचस्प रही और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जो है बड़े दिलचस्प सवालात उठाए और मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है काफ़ी मुश्किल में डाला और बहुत सारे सवालात के जवाब जो हैं इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो फौरी तौर पे देना नहीं चाह रहे थे, जिस पे खुद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बरहम थे और कह रहे थे कि आप हर सवाल को टाल देते हैं ये कह के कि इसका जवाब बाद में दिया जाएगा। तो बहरहाल जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के जो वकील थे बैरिस्टर हारिस अज़मत, उनकी तरफ से दलाइल का आगाज़ किया गया और बैरिस्टर और उन्होंने सबसे पहले ये वजाहत की कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तसर हुक्म था 12 जुलाई का उसको चैलेंज कर रहे हैं और तफसीली हुक्म के ख़िलाफ़ उन्होंने अभी तक कोई इजाफ़ी जो दलाइल हैं या नज़रसानी जो फार्मूलेशन है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराई थी। इसके बाद सबसे पहले जब उन्होंने ये कहा कि हमें पहला एतराज़ ये है कि पीटीआई जो कि मखसूस नशस्तों के केस में कभी पार्टी ही नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको ये सारी नशस्तें मखसूस नशस्तें अलॉट करने का हुक्म दिया है तो ये गैर आइनी है और इस पे नज़रसानी की ज़रूरत है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये जो पीटीआई का पार्टी होना या ना होना, इस मामले पे तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फ़ैसले से पहले सैर हासिल बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 जुलाई के फ़ैसले में भी इस इशू के ऊपर कि क्या पीटीआई फरीक बन सकती है और क्या उसको रिलीफ मिल सकती है या नहीं, इसके ऊपर तफसीली अपने फ़ैसले में वजूहात भी लिखी हैं। तो जो चीज़ इतनी तफसील से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में जिसको डिस्कस कर लिया है कि पीटीआई के पार्टी होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, तो उसके ऊपर नज़रसानी कैसे दायर की जा सकती है, क्योंकि नज़रसानी का स्कोप बड़ा महदूद होता है और नज़रसानी अपील नहीं होती। नज़रसानी में दोबारा से केस को नए सिरे से आर्गू नहीं किया जा सकता। तो जैसे आयशा मलिक ने कहा कि आप पीटीआई के फरीक होने या ना होने के मामले को नज़रसानी में अब नए सिरे से इस पर बहस कैसे शुरू कर सकते हैं, जबकि इस सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहले ही तफसीली वजूहात दे चुकी है अपने फ़ैसले की और उन वजूहात के बयान करने के बाद पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने का फ़ैसला किया गया था। फिर मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर हारिस अज़मत जो हैं उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो जजमेंट थी उसके अंदर 39 मेंबरों को कहा गया था कि वो पीटीआई के मेंबर तस्वर होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सर्टिफिकेट में लिखा था कि वो पीटीआई के हैं और जो 41 मेंबर्स हैं 41 उनको आज़ाद करार दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई को अपनी सियासी जमात ज़ाहिर नहीं किया था। और बैरिस्टर हारिस अज़मत की दलील थी कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी बतौर फरीक पेश ही नहीं हुई। तो जैसे आयशा मलिक ने कहा कि ये कोई नज़रसानी की वजह नहीं बन सकती और ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है दोबारा से इसको सुने और ये मामला सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में तय कर चुकी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून के लिहाज से कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसको कबूल कर लेती है, यानी कि 12 जुलाई का जो अक्सरियती फ़ैसला है 8 जजों का उसको सेटिसाइड कर देती हैं, तो फिर क्या मेरा फ़ैसला जो है वो फील्ड में रहेगा। यानी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो फ़ैसला था उन्होंने जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ लिखा था और ये सिर्फ 2 जजों का अलग थलग एक फ़ैसला था। इसमें कुछ सीटें पीटीआई को और दे दी गई थी, मगर इस बात को तस्लीम किया गया था कि पीटीआई ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ा है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये पूछ रहे थे कि अगर 8 जजों का फ़ैसला सेटिसाइड हो जाता है
तो क्या फिर मेरा और जस्टिस काजी फरीसा का फ़ैसला फील्ड में रह जाएगा? और उन्होंने ये भी पूछा बैरिस्टर हारिस अज़मत से कि आपने 8 जजों के फ़ैसले को तो चैलेंज किया, तो क्या आपने मेरे फ़ैसले को भी चैलेंज किया? यानी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस काजी फरीसा ने वो जो दरमियानी एक फार्मूला दिया था, जो कि कुछ सीटें दे दो, कुछ ले लो, कुछ दो, कुछ लो के बुनियाद पे। तो इसके ऊपर जो एडवोकेट बैरिस्टर हारिस थे, उन्होंने कहा कि मैंने आपका फ़ैसला चैलेंज नहीं किया ऑब्वियसली, और जो फ़ैसला आपने दिया है वो तो फिर जब नया नज़रसानी के अंदर जो भी अक्सरियत से फ़ैसला आएगा फिर वो फ़ैसला वही होगा। बहरहाल फिर आगे जाके जस्टिस मुसर्रत हलाली ने फिर ये पॉइंट आउट किया कि क्या इस केस के अंदर तो अभी तक नोटिस भी इशू नहीं हुए, तो पहले तो इस मामले पे नज़रसानी दरख्वास्तों पे नोटिस जारी होने चाहिए। बैरिस्टर हारिस अज़मत जो कि नून लीग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का फ़ैसला इसलिए भी चैलेंज नहीं किया गया कि फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या जो फ़ैसला अक़लियत में है, यानी चंद जजों का है, जो माइनॉरिटी में है, क्या उसके ख़िलाफ़ भी कोई चैलेंज लाया जा सकता है या नहीं। और इसमें सिर्फ बुनियादी नुक्ता ये है मुस्लिम लीग नून का कि पीटीआई इस सारे केस में फ़रीक ही नहीं थी, और जस्टिस आयशा मलिक ने फिर कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में तफसीलन डिस्कस कर चुकी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो मैंने फ़ैसला दिया था, मैंने और जस्टिस काजी फरीसा ने, उसमें हमने जो है कुछ सीटें पीटीआई को देकर, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो पीटीआई के हैं, और कुछ को जो है वो आज़ाद डिक्लेयर करके हमने ये मामला रिमांड कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि वो नए सिरे से आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो सीटों की एलोकेशन करे। तो क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्या उसके पास ये अख्तियार हैं कि एक उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी में अपने आप को पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहा है तो आप उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें? क्या ये इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार हैं? और फिर ये मामला सिर्फ पीटीआई का नहीं, ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कह रहे हैं कि मामला सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई पार्टी थी या नहीं, ये मामला जो था वो जनरल पब्लिक का भी था, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर था। और सबसे बढ़ के ये कि जो अवाम जिन लोगों को अपने वोट से मुंतखब करती हैं, तो क्या उन लोगों को जो है किसी भी सियासी जमात की शनाख्त से महरूम किया जा सकता है? और अगर किसी मुंतखब एमएनए ने कोई अपने कागजात नामजदगी में गलती से अपनी सियासी जमात का नाम नहीं लिखा, तो क्या उस एमएनए की गलती की सज़ा उन अवाम को दी जा सकती है, उन वोटरों को दी जा सकती है जो उसको एक सियासी जमात की वजह से वोट देते हैं? ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक बड़ा अहम एक सवाल भी किया। जैसे आयशा मलिक ने कहा कि ये जो केस है मखसूस नशस्तों का, इस तमाम सवालात पे बड़ी तफसीली बहस हो चुकी है, और जो रिव्यू होता है, जो नज़रसानी होता है, उसमें दोबारा से इस तरह की तफसीली बहस नहीं की जा सकती। फिर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने एंट्री डाली, ये पहली उनकी एंट्री थी, और उन्होंने ये पूछा मुस्लिम लीग नून के वकील से, बैरिस्टर हारिस अज़मत से, आप ये कहते हैं कि पीटीआई इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशस्तों के केस में पार्टी ही नहीं थी, फरीक ही नहीं थी, तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार हासिल है कि वो आइन की बालादस्ती को इस्टेब्लिश करे? और आपने देखा होगा कि जो इवन के जो छोटी अदालतें हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर भी, उनके पास भी अख्तियार होता है कि वो किसी भी गवाह को तलब कर सकती हैं, किसी भी शख्स को फरीक बना सकती हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में तो ये कौमी मामला था और ये कौमी इंतखाबात का मामला था, तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं कि वो किसी को भी तलब कर सके और किसी भी सियासी जमात को पार्टी बना सके? और वैसे भी आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद हैं, रूल्स जो हैं, और सेक्शन 188 के तहत, आर्टिकल 188 के तहत जो आइन में है, तो आप जो है इस सारे केस को अब री आर्गू नहीं, यानी नए सिरे से इसके ऊपर आर्गूमेंट नहीं दे सकते। और वैसे भी जो आपका जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो शॉर्ट आर्डर के ख़िलाफ़ है, जो 12 जुलाई को आया था, और आपने तफसीली आर्डर को अभी तक चैलेंज नहीं किया, ना ही उसके लिए कोई इजाफी ग्राउंड्स आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। तो जिस पे
जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी कहा कि क्या इस केस के अंदर, मखसूस नशस्तों के केस के अंदर, क्या पीटीआई को नोटिस जारी किया गया था या नहीं। अच्छा, इस सवाल का जवाब जो है बैरिस्टर हारिस अज़मत ने नहीं दिया। हकीकत दिया कि पीटीआई ने इस केस के अंदर फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी थी और फिर उनको फ़रीक भी बनाया गया था। जजमेंट के अंदर उनको बतौर फ़रीक तस्लीम किया गया था। जैसे, और बल्कि जजमेंट के अंदर ये कहा गया था कि पीटीआई के फ़रीक बनने या ना बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मामला आइन की तशरीह क्या है, लोगों की नुमाइंदगी क्या है, नेशनल इलेक्शंस क्या है और आइन के मैंडेट क्या है। तो इसके अंदर जो है आइन की तशरीह करके जो फ़ायदा अगर किसी को पहुँचता है, चाहे वो पीटीआई है या जो भी, तो उसका अख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो आइन पाकिस्तान का पाबंद नहीं है, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के मुताबिक इन मखसूस नशस्तों की असर नो जो है उनकी एलोकेशन नहीं कर सकता। जिस पर जैसे आयशा मलिक ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन से बालादस्त है, और जो आइन की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों और तशरीह को नज़रअंदाज करके अपने तौर पे आइन की तशरीह कर सकता है या नहीं। जिस पे जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने फिर पॉइंट आउट किया कि इसी मामले के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी इस आइनी बेंच के सामने मौजूद हैं। फिर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के कवायद हैं वो आइनी बेंच पर भी लागू होते हैं। अब ये है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के कवायद में जो नज़रसानी का जो स्कोप है उसके हवाले से वजाहत की गई है कि दोबारा से केस आर्गू नहीं होगा। सिर्फ़ कोई ऐसी गलती जो कि बहुत ही वाज़ेह तौर पे ऊपर सतह के ऊपर, फ़ैसले की सतह के ऊपर तैरती नज़र आ रही है, सिर्फ़ उसको दुरुस्तगी के लिए रिव्यू या नज़रसानी की कार्रवाई की जाती है। तो इस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या आइनी बेंच भी जो है वो, अब ज़ाहिर बात है क्योंकि अब तो ये आइनी बेंच बन गया है, तो क्या उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के कवायद लागू होते हैं। वैसे तो आइनी बेंच पे आइन भी लागू नहीं होता, मगर बहरहाल ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सवाल उन्होंने किया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील एडवोकेट सिकंदर बशीर साहब जो हैं वो रोस्टरों पर आ गए और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी 12 जुलाई के फ़ैसले को चैलेंज करते हैं। इस पर जैसे आयशा मलिक ने बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप कैसे मुतासरा हैं, आप तो एक आइनी इदारा हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैं, और आपकी इसमें क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या दिलचस्पी है कि किस सियासी जमात को कोई मखसूस नशस्तें मिलती है या नहीं। और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये पॉइंट आउट कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके से बिहेव कर रहा था या इसका रवैया ऐसे था जैसे ये कोई सियासी जमात है और ये कोई इंटरेस्ट रखता है कि ये मखसूस नशस्तें इस जमात को मिलनी चाहिए या नहीं। इलेक्शन कमीशन तो एक आइनी इदारा है। तो पहले भी आप पे ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि आप फ्रीक बन रहे हैं, और तो आपने क्यों चैलेंज किया 12 जुलाई का फ़ैसला मखसूस नशस्तों का, आपको तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए था। ये जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैं, एक आइनी इदारा है, आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे आपने अभी तक अमल दरामद ही नहीं किया और आप यहाँ आगे उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट की तशरीह से जो है अदम इत्तफाक करते हैं या डिसएग्री करते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, आप तो आइनी इदारा है कि आप अपनी तशरीह को करवाना चाहते हैं। तो एडवोकेट सिकंदर बशीर ने कहा कि जनाब मैं शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर फोकस करूँगा, जिस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 12 जुलाई को जो 4 किस्म के ऑर्डर्स आए थे, एक तो 8 जजों का था ना अक्सरियती ऑर्डर, एक वो 2 जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और 2 जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अफ़गान का था और एक जस्टिस याहिया अफरीदी का। तो उन्होंने कहा कि क्या आप चारों ऑर्डर्स को चैलेंज कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को अपने फ़ैसले की पड़ी है कि किसी तरह जो है ना, अगर मेरे फ़ैसले पे ये रिव्यू बेंच राज़ी हो जाए तो मैं फिर अक्सरियत के साथ चला जाऊँगा। तो बहरहाल उनको अभी भी पड़ी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा कि आप भी जो है चारों फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील कर रहे हैं।
हालांकि पहले बात हो चुकी थी कि जो अक़लियती फ़ैसले होते हैं उनको नज़रसानी में चैलेंज नहीं किया जाता। जैसे अकील अब्बासी बोले कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को इस आइनी मामले के अंदर बतौर फ़रीक तस्वर कर रहा है? मतलब आप भी अपने आप को एक पार्टी समझते हैं, आप तो एक आइनी इदारा हैं जिसमें एडवोकेट सिकंदर फिर उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अकील अब्बासी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन तो एक वक्त में बतौर आइनी इदारा जो है वो एक सालिस के तौर पे, एडजुडिकेटर के तौर पे काम करता रहा है। तो आप कैसे अपीलें फ़ाइल कर रहे हैं और फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं? आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो एडवोकेट सिकंदर बशीर ने कहा कि मुझे जो है हाई कोर्ट के अंदर पहले एज अ रिस्पोंडेंट इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया, तो जब रिस्पोंडेंट फ़रीक बनाया गया तो ज़ाहिर बात है जब हमारे हक़ में फ़ैसला आया तो उसको चैलेंज किया गया, तो फिर मुझे दोबारा रिस्पोंडेंट जब बनाया गया तो हम तो बतौर रिस्पोंडेंट इसमें फ़रीक हैं। तो और इलेक्शन फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा कि जो इलेक्शन का कानून है, इलेक्शन एक्ट है, क्या उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बतौर एक आइनी इदारा ये हक़ हासिल है कि वो अदालतों में अपीलें फ़ाइल करता फिरे मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के ख़िलाफ़? जैसे आयशा मलिक ने कहा कि आईन पाकिस्तान जो है वो उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हक़ है, और ये इलेक्शन कमीशन बतौर एक आइनी इदारा वो कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तशरीह के ख़िलाफ़ नज़रसानी दायर कर सकती है और अपीलें कर सकती है? तो फिर इस वक्त जस्टिस हाशिम काकड़ ने भी एक बड़ा अहम सवाल किया। जैसे हाशिम काकड़ जो बलूचिस्तान से आए, उन्होंने कहा कि सिकंदर बशीर एडवोकेट साहब ये बताएं कि आपके इलेक्शन कमीशन ने क्या 12 जुलाई के फ़ैसले पे अमल दरामद किया है या नहीं, और अगर नहीं किया अभी तक तो इस बात की क्या ज़मानत है कि इस रिव्यू के अंदर हम जो बैठ के फ़ैसला देंगे आप लोग उस पर भी अमल करेंगे या नहीं? ये जस्टिस हाशिम काकड़ ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा। इस पर एडवोकेट सिकंदर बशीर ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे जुज़वी तौर पे अमल किया है, जो उसका फ़लाँ हिस्सा ना फ़लाँ उसके ऊपर अमल किया। जिस पर जैसा आयशा मलिक बोली कि इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला कैसे कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के कौन से हिस्से पे अमल करना है और कौन से हिस्से पे नहीं करना। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम कोई अपीलें नहीं सुन रहे, हम नज़रसानी की दरख्वास्तें सुन रहे हैं, और आपकी जो नज़रसानी है, आपकी जो दरख्वास्त है वो सिर्फ नज़रसानी है, बड़ा महदूद उसका दायरा कार है, ये कोई हम कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि क्यों ना हम जो आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है 12 जुलाई के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने की, तो क्यों ना हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई करें और उन दरख्वास्तों के सुने। आपने बतौर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल आज तक नहीं किया। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इन सवालात के पहले आप जवाब दें, आपका क्या जवाब है, आपने अभी तक फ़ैसले पे अमल क्यों नहीं किया? और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फिर कहा कि मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है कि 12 जुलाई का फ़ैसले में किसके हक़ में हुआ, किसके ख़िलाफ़। मेरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पे अमल क्यों नहीं हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट को कहाँ लेके जा रहे हैं? हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन का एहतराम करना चाहिए, और जब हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन को बतौर आइनी इदारा एहतराम करना चाहिए तो हमारी मुराद उस इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे शख्सियात की नहीं होती, हमारी मुराद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बतौर इदारा इज़्ज़त और नामूस होती हैं। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हम किसी और हर केस के अंदर हम पूछते हैं नज़रसानी की, जब भी कोई केस में नज़रसानी दरख्वास्त आती है तो हम हर केस में पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त तो दायर कर दी, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल किया? हर केस में पूछते हैं। तो इस केस में भी हम पूछने में हक़ बजानिब हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर अमल दरामद किया है या नहीं। जिस पर एडवोकेट सिकंदर बशीर ने इसका जवाब देने से गुरेज़ किया और इधर उधर की कुछ बातें करने लगे, और फिर उन्होंने कहा कि जनाब PTI पार्टी नहीं थी,
और और जो दरख्वास्तें आई थी सुप्रीम कोर्ट में उनमें ये कहा ही नहीं गया था कि PTI को मखसूस नशस्तें दी जाए, और जो शॉर्ट ऑर्डर आया 12 जुलाई का उसमें सिर्फ PTI को रिलीफ दे दिया गया है, जिस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बोल पड़े और उन्होंने कहा ये मसला PTI का नहीं है कि वो पार्टी थी या नहीं, बल्कि मसला जो है मुंतखब नुमाइंदे का है जो अपने हलके से लाखों वोट लेके आता है, कि अगर उसकी कोई गलती है कागजात नामजदगी में जो भी, तो उसको जो वोट पड़े वो तो सियासी जमात को पड़े, तो मसला उसका है। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि एडवोकेट सिकंदर बशीर साहब आप अपने दलाइल शुरू करें, और एडवोकेट सिकंदर बशीर ने कहा कि मैं ये साबित करूँगा रिकॉर्ड से कि जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फ़ैसला है उसमें एरर्स हैं, उसमें गलतियाँ हैं। और एडवोकेट सिकंदर बशीर ने कहा कि PTI ने फ़रीक बनने की एक दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और ना तो बतौर पटिशनर और ना ही रिस्पॉन्डेंट, उन्होंने सिर्फ कहा था उन्हें फ़रीक बनाया जाए, और ये एक किस्म का इंटरवीनर बनने की उन्होंने कोशिश की थी। और फिर आगे जाके एडवोकेट सिकंदर बशीर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के उन पैराग्राफ्स को पढ़ा जिसके अंदर ये कहा गया था कि PTI को कैसे जो है वो एक रेलेवेंट पार्टी है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो रिज़र्व सीट हैं वो PTI को अगर नहीं दी जाती तो जो पार्लियामेंट है वो एक मुंतखब ऐवान नहीं बन सकेगी। तो इस पे उन्हें एडवोकेट सिकंदर बशीर को एतराज़ था, जिस पे जैसे आयशा मलिक ने उनको समझाया कि ये जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ये कोई सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग नहीं थी, ये सिर्फ दलाइल थे, जो कंटेंशन थी, जो क्वेश्चंस थे जो रेज़ किए गए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के अपने फ़ैसले का हिस्सा बनाया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान की भी एक आइनी ज़िम्मेदारी थी, और ये उसकी आइनी ज़िम्मेदारी थी कि वो सियासी जमातों को मखसूस नशस्तें अलाट करें, जिस पे एडवोकेट सिकंदर बशीर ने कहा कि मैं इस मामले पे बाद में आऊँगा। और फिर आगे जाके एडवोकेट सिकंदर बशीर ने कहा कि जो 12 जुलाई के फ़ैसले की जो बुनियाद है वो PTI को रिलीफ दी जा रही हैं जो कि पार्टी नहीं थी, और ये एक बहुत बड़ी एरर है, जिस पे जैसे आयशा मलिक ने कहा कि इसकी बाकायदा वजूहात भी दी गई हैं कि PTI को सीट क्यों दी जा रही हैं, और इस पर तफसीली बहस भी हुई है, रीज़निंग भी दी गई है, और इस वजह से इस फ़ैसले को नए सिरे से आर्गू नहीं किया जा सकता, और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर रिव्यू कैसे बनता है जिसमें तफसीली वजूहात भी बयान कर दी गई है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने फिर एक सवाल किया एडवोकेट सिकंदर बशीर से, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि क्या PTI ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ा है कि नहीं। तो इस पर एडवोकेट सिकंदर बशीर ने थोड़ा लैतो लाल से काम लिया और फिर आखिर में कहा कि नहीं, क्योंकि PTI को एक इंतखाबी सिंबल नहीं दिया गया था, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि PTI ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ा है। तो जिसके बाद फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उनकी बस हो गई और सुन के, और उन्होंने कहा कि चलें, जजेस से मशवरा किया कि हम चलें नोटिस जारी कर देते हैं। तो नोटिस तो जारी हुए, मगर जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान नोटिस का ऑर्डर लिखवा रहे थे तो जस्टिस आयशा मलिक ने ऊंची आवाज़ में कहा कि मैं इन नज़रसानी दरख्वास्तों को नोटिस के काबिल भी नहीं समझती और मैं इन्हें डिसमिस करती हूँ। और मैं उसके साथ जस्टिस अकील अब्बासी ने भी फिर कहा कि मैं भी इन्हें डिसमिस करता हूँ। नज़रसानी दरख्वास्तों में आमतौर पर होता ही यही है कि जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई नज़रसानी दरख्वास्त लगती है तो पहले दिन ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और पहले दिन ही कभी कभी ज़्यादातर नज़रसानी दरख्वास्तों को डिसमिस कर दिया जाता है, क्योंकि वकील ये नहीं साबित कर सकते कि कोई ऐसी नई चीज़ जो फ़ैसले में डिस्कस नहीं हुई और वो बाद में इतना मजबूत एविडेंस था कि उसको बग़ैर फ़ैसला नहीं दिया जा सकता था। तो ऐसी कोई चीज़ इस केस में भी बग़ैर जो है वो मुस्लिम लीग नून के वकील या इलेक्शन कमीशन सामने नहीं ला सके। तो जैसे आयशा मलिक और जैसे अकील अब्बासी ने जो है ये नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थी मुस्लिम लीग नून की और इलेक्शन कमीशन और पीपल पार्टी की, इनको डिसमिस करने का कहा, मगर 11 जजेस ने इस पर नोटिस जारी किए हैं। और अब इन नोटिस के बाद एक और अहम जो डेवलपमेंट ये हुई कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पटिशनों के ऊपर किसी किस्म की
कोई नोटिस नहीं वो दे रहे थे। तो जो ही उन्होंने कहा कि ये 12 इस केस के अंदर अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया जाता है, तो जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन से पूछा कि क्या ये अटॉर्नी जनरल को जो नोटिस है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दिया जा रहा है, क्योंकि वो भी सामने पेंडिंग है। उन्होंने कहा नहीं, ये 12 जुलाई वाली नज़रसानी में। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी नोटिस होना चाहिए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिलक्टेंटली, ना चाहते हुए, इधर उधर पूछ के बड़ी मुश्किल से फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी उनको समझाया और दूसरों ने भी समझाया कि उनके चले रिप्लाई मांग लें, कमेंट मांग लें। तो उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस या शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया। उन्होंने सिंपल रिप्लाई मांगा इलेक्शन कमीशन से तौहीन अदालत के इल्ज़ामात के ऊपर, कमेंट मांगा और एक सिंपल नोटिस जारी कर दिया तौहीन अदालत के केस के अंदर भी। और ये दोनों मामला अब कल जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने लगेंगे। और फिर एक कानूनी सवाल ये पैदा हुआ था कि क्या जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, क्योंकि वो उन्होंने अपना एक माइंड दे दिया है 12 जुलाई के फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तों को डिसमिस करके और कहा है कि ये काबिल समाअत ही नहीं है, तो क्या कल जब ये दरख्वास्तें लगेंगी तो क्या जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं कल बेंच में बैठ सकते हैं या नहीं? तो हमने जो वकला से बात की है तो उन वकला का ये कहना था कि वो बेंच में बिल्कुल बैठ सकते हैं। और माजी में भी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने रिव्यू में डिसमिस की हैं पटिशनें, तो वो फिर अपनी राय नहीं देते, लेकिन वो बेंच में ज़रूर बैठते हैं। और जो भी फ़ैसला होगा नज़रसानी का वो 13 जजेस का होगा, वो 11 जजेस का नहीं होगा, क्योंकि नज़रसानी सुनी उतने ही जजेस के साथ जा सकती है। अब देखिए, अब इस मामले के ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या जो भी कमेटी है आइनी बेंच की कमेटी, वो कोई नया खेल ना खेलें और उसमें जस्टिस आयशा को, जस्टिस अकील को इस बेंच से निकाल के कुछ नए दूसरे जजेस को डाल दें, क्योंकि ये 13 हैं तो 15 जजेस हैं अवेलेबल। मगर क्या वो 15 जजेस में वो जजेस भी हैं कि जो हाई कोर्ट में इस मामले को पहले सुन सकें? तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज हो सकती है। मगर कल दोबारा इस केस की समाअत होगी। तौहीन अदालत के मामले पे इलेक्शन कमीशन ने रिप्लाई जमा कराना है और नज़रसानी के मामले पे अटॉर्नी जनरल को भी कल तलब कर लिया गया है। मतिउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।